और चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बार फिर से तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। 12, 13 और 14 अगस्त के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में भारी बारिश होगी, इसकी आशंका जताई गई है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जिलों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भेज दी गई है। आपदा कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले करीब हफ्ते भर से लगातार राज्य में बारिश हो रही है, जिसमें कई जगह पर नुकसान हो चुका है। पिछले दिनों हुई बारिश में हल्द्वानी और कोटद्वार में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बारिश ने खासा तांडव मचाया है, लिहाजा हल्द्वानी और कोटद्वार में लोग फिर से डरे हुए हैं। विशाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, देखिए, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और सबसे बड़ी बात यह कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार एक हफ्ते ये बारिश जारी रहेगी। क्या जानकारी है? संवेदनशील इलाकों के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं? बिल्कुल, देखिए, लगातार पल पल मौसम विभाग जो है वो अपनी भविष्यवाणी जाहिर कर रहा है और लगातार ये भी अपील कर रहा है कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में आ रहे हैं वो थोड़ा मौसम का मिजाज देख ले पहाड़ी क्षेत्रों में आने से के लिए, क्योंकि अभी मौसम जो है वो अनुकूल नहीं है, क्योंकि लगातार जो उत्तराखंड के जिले हैं वो भारी बारिश की चपेट में है और लगातार पल पल हालात बदल रहे हैं। राजधानी देहरादून से लेकर के तमाम जो जिले हैं उनमें भारी से भारी बारिश देखी भी जा रही है और लगातार ये अलर्ट भी मौसम विभाग ने किया है कि ऐसे में जो भी लोग यात्रा करें वो थोड़ा सा सतर्क रहें। और अभी अगले 3 दिन और ज्यादा भारी से भारी बारिश 6 जिलों में देखने को मिलेगी और साथ ही प्रदेश भर में एक हफ्ते का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खुद ये अपील लोगों से की है कि जो भी लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं वो सतर्कता बरतें और साथ ही पल पल हालातों का जायजा लेने के लिए डीएम्स को और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया भी गया है। जी, बहुत शुक्रिया विशाल जानकारी साझा करने के लिए। वहीं भारी बारिश ने कोटद्वार में भी खासा नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कोटद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया और इस दौरान स्पीकर ऋतु खंडूरी भी मौजूद रही। भारी बारिश के चलते कोटद्वार बिजनौर का पुल टूट गया था और भारी बारिश के चलते कोटद्वार के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हो गया। कोटद्वार के पनियाली गदेरे में भी उफान पर आने के बाद भारी तबाही मची हुई है। कई रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। कि सबसे पहले जो अप्रोच समाप्त हो गई हैं, जो अभी बिल्कुल रास्ते लोगों के लिए अलग हो गए हैं, उनको फिर से जो है जोड़ा जाए और कनेक्टिविटी बनाई जाए, उस पर काम हो रहा है। बाकी जो लोगों के लिए खाद्य सामग्री है, अन्य चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत के सामान, उन सब के लिए हम लोग लगातार निर्देश हैं, सभी को कहा जा रहा है कि शासन प्रशासन के लोगों को। उत्तराखंड में बारिश से बर्बादी जारी है। रुद्रप्रयाग के काली मठ घाटी के ब्यूंखी गांव में बारिश ने भारी तबाही मचा ली है और बादल फटने से कुछ घरों को भी नुकसान हुआ है। कई घरों में मलबा घुस गया है। भारी भूस्खलन की खबर है। बादल फटने के बाद से बरसाती नाले उफान पर हैं और कई जगह लैंडस्लाइड का भी खतरा मंडरा रहा है। कल बरसात के चलते लगातार क्षेत्र में कई योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई पैदल पुलिया, रास्ते, लोगों की गौशालाएं, कई मकान खतरे की जद में हैं। टिहरी डैम को चलाने वाली कंपनी टीएचडीसी में 25% रॉयल्टी को लेकर यूपी और उत्तराखंड के बीच पिछले 23 सालों से विवाद है, लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में ये विवाद सुलझाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले को उत्तराखंड सरकार आउट ऑफ कोर्ट सुलझाने की कोशिश अब कर रही है। इसके लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है। और टिहरी बांध से होने वाली कमाई का 25% हिस्सा यूपी अभी तक लेता आ रहा है, जबकि टिहरी बांध उत्तराखंड में होने के बावजूद इसका फायदा उत्तराखंड को नहीं मिलता। जिस समय टीएचडीसी बनाया गया था तब कंबाइंड राज्य था यूपी का, और अब उत्तराखंड अलग प्रदेश हो गया है, तो हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।
अब इस पे हम लोग दोनों तरीके से जा रहे हैं। एक तो हम न्यायालय के द्वारा अपनी जो फाइट है ये तो करेंगे ही, उसके साथ साथ पॉलिटिकल लेवल पर इसको वार्ता के माध्यम से सॉल्व करने की भी कोशिश की जाए। न्यूज 18 उत्तराखंड की खबर का असर हुआ है तो लोकल विधायक ने परेड ग्राउंड पहुंचकर स्मार्ट सिटी के अफसरों की क्लास लगाई। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बड़ा घपला, मुख्य सचिव से जांच की मांग भी यहां पर कर दी है। गुरुवार को न्यूज 18 ने देहरादून के परेड ग्राउंड की खराब हालत पर खबर दिखाया कि कैसे घास को रौंद कर रेत डालकर 15 अगस्त की परेड के लिए ट्रैक बनाया जा रहा है। खबर का असर हुआ तो शुक्रवार को राजपुर इलाके के विधायक खजानदास खुद परेड ग्राउंड पहुंचे और स्मार्ट सिटी के अफसरों को भी मौके पर तलब किया। विधायक जी ने इस तरह के कामकाज पर नाराजगी जताई और काम ठीक करने के निर्देश दिए। न्यूज 18 का जो रिपोर्ट था कल का, उस पे था कि रेत बिछाया जा रहा है, तो मैंने स्वयं वहां जाकर के देखा, वहां ट्रैक बन रहा है जिसमें जो है वो जरूरी था, इसलिए। और डीएम भी आज स्वयं निरीक्षण पे गई थी और मैंने भी निरीक्षण किया है। अब इस बात का चैप्टर क्लोज हो गया कि कोई रेत वहां पे नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जहां पे हमारा जो है ट्रैकिंग रूट बनना है उस पे पड़ेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सड़क किनारे गड्ढों से खतरे की खबर जब न्यूज 18 ने दिखाई तो खुद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल फील्ड में उतरे, तब जाकर कुछ सड़कों का हाल सुधरा। पर कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी को बड़ा घपला घोटाला बताया। राजपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक राजकुमार ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर स्मार्ट सिटी के कामों की जांच की मांग की है। इसमें जांच होनी चाहिए। 6 बार सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि सड़कें ठीक होती हैं उसके बाद उधारी जाती है। इस सभी प्रकरणों को अगर जांच नहीं करें तो हम धरना प्रदर्शन के लिए तैयार। देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम 2019 से शुरू हुआ, पर पिछले 4.5 साल में स्मार्ट सिटी में काम कम और विवाद ज्यादा दिखे और बार बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े होते रहे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। एक तरफ सेब के पौधे खरीदने के लिए मामले में उद्यान विभाग का पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा की जांच चल रही है, तो शुक्रवार को देहरादून में उद्यान विभाग ने सेब की खेती के लिए किसानों के सुझाव लिए, जिसमें किसानों ने सेब की खेती से पहले उद्यान विभाग के हाल पर सवाल खड़े कर दिए। किसानों का कहना है कि सेब की सही पौध दी जाए, सब्सिडी और हर ग्रेड के सेब की कीमत बढ़ाई जाए। किसानों का कहना है कि उद्यान विभाग के अफसरों को ही सेब की खेती की जानकारी नहीं है और कोई अफसर कर्मचारी फील्ड में नहीं दिखाई देते। वहीं जब न्यूज 18 ने विभाग के बड़े ऑफिसर से पूछताछ की तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ये जो डीके तिवारी जी हैं वो बोल रहे हैं 1000 पौधे लगाओ, और डायरेक्टर ने लेटर दे रखा है कि 533 पौधे लगाओ। तो कौन सही है कौन गलत है? जो सही है उसको ठीक करो और जो गलत है उसको टिहरी डैम में डुबा दो। मेरा 3,60,000 रुपये 3,36,000 रुपये काट दिया। जो सी ग्रेड का समर्थन मूल्य है कम से कम 20 रुपये होना चाहिए और ए और बी ग्रेड का मूल्य 60 रुपये ए ग्रेड का और 40 रुपये बी ग्रेड का होना चाहिए। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में दवाई की सप्लाई का ठेका दिलवाने के नाम पर एक कॉन्ट्रैक्टर ने 3 करोड़ रुपए की ठगी की है। खास बात तो यह है कि ठगी का आरोप सचिवालय से जुड़े रहे कर्मचारियों समेत कुल 5 लोगों पर लगा है। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित संजीव कुमार की शिकायत पर सचिवालय से हाल में रिटायर हुए प्रकाश चंद्र उपाध्याय, उनकी पत्नी समेत महेश महारिया, सौरभ शर्मा और सोनम के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। हुआ है जिसमें कि जो पीड़ित हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि उनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ऑफलाइन टेंडर दिलाने के नाम पर जो एक्यूज्ड हैं उनके द्वारा उनसे और उनकी सहयोगी फर्मों से लगभग 3 करोड़ 45 लाख रुपए जो है ठग लिए गए, जो कि कमीशन के नाम पर ऑनलाइन फीस के नाम पर जो है उनसे लिए गए हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बागेश्वर में उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई है, लेकिन इस बीच चुनाव को लेकर बागेश्वर से ही बड़ी खबर है। दोनों पार्टियों के जिले के दफ्तर के हाल देखकर बहुत कुछ साफ नजर आ रहा है।
बागेश्वर में कांग्रेस के दफ्तर में ताला लगा हुआ है, जबकि बीजेपी ऑफिस में खासी भीड़ दिख रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। वहीं अब तक के हालात देखें तो राज्य गठन के बाद सिर्फ एक बार ही कांग्रेस जीत पाई है, जबकि 4 बार बीजेपी की जीत हुई है। अब चंदन रामदास के निधन से खाली हुई सीट पर बीजेपी सहानुभूति के सहारे चंपावत की तर्ज पर बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। जो उनके परिवार का जो पक्ष है वो पार्टी के लिए नित्यप्रिय काम करने वाले संगठन के, उनके चाहे बेटे हो चाहे उनकी पत्नी हो, पार्टी के पूरे कार्यक्रम रही है। और स्वाभाविक रूप से क्योंकि उनका देहांत हुआ है तो वहाँ के जनता का रुझान किस रूप में जाता है, वहाँ के कार्यकर्ताओं का जो पक्ष आता है उसके आधार में टिकट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खनन एवं राजस्व विभाग की समीक्षा की। सरकार का मुख्य फोकस रेवेन्यू बढ़ाने पर है, लेकिन ज्यादातर विभाग इसमें फिसड्डी साबित हो रहे हैं। रेवेन्यू के सबसे बड़े सोर्स में से एक माइनिंग डिपार्टमेंट अभी तक मात्र 23% ही रेवेन्यू हासिल कर पाया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अवैध खनन को रोकने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। 2 प्रकार की जो हमारे योजनाएं हैं या 2 प्रकार के जो प्लान हैं, उन प्लानों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस पर सभी विभाग अपना दे रहे हैं कि किस प्रकार से वो उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है, हमने जिसका लक्ष्य लिया है उसको दुगना करना, उस पर उनका रोड मैप क्या है, उसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार के दौरे पर गए, जहां पर वेद निकेतन धाम में चल रही भागवत कथा में शिरकत की और साधु संतों से भी मुलाकात की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही प्रदेश में यूसीसी को लागू किया जाएगा। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश और आपदा पर सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु मौसम को ध्यान में रखकर आए। देहरादून जेल में अपनी मां के गुनाहों की सजा 8 मासूम बच्चे काट रहे हैं। इन बच्चों की शिक्षा के लिए जेल प्रशासन ने अब नए कदम उठाए हैं, जिससे बाहर जाकर मुख्य धारा में लोग जुड़ सकें। देखिए, अपने पति की हत्या के आरोप में देहरादून की सुद्धोवाला जेल में महिला कैदी के साथ उसका एक बच्चा भी है। बिना किसी गुनाह के ही 3 साल का बच्चा भी जेल में रह रहा है। महिला बीते 15 महीने से जेल में बंद है और मासूम का बचपन भी जेल की सलाखों में सिमट कर रह गया है। लेकिन अब कुछ निजी संस्थाओं और जेल के ही पढ़े लिखे कैदियों ने इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। हाँ सर, सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है सर। हमें अंदर अपने लिए जो हम पढ़े लिखे नहीं, हमें भी पढ़ने को मिल जाता है। किसी अच्छी जो लेडी पढ़ना लिखना जानती है उनसे हम पढ़ लिख जाते हैं और बच्चों को हम पढ़ा लेते हैं। बाकी बच्चे 2 घंटे तो मैम के पास सुबह शाम चले जाते हैं। और सर अपने आप में पूरी कोशिश है कि बच्चे को जितना सा टाइम हो बच्चे को पढ़ाते हैं। सर बच्चे सुबह जाते हैं तो उनको पोयम वगैरह सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें ला रखी हैं, उनको पढ़ाते भी हैं और क्रैच में खेल भी सिखाते हैं। बच्चों को हर तरह से कोऑपरेट करते हैं। जेल के नियम के अनुसार 6 साल की उम्र तक बच्चा अपनी मां के साथ ही जेल में रहता है। 6 साल के बाद बच्चे को उसके किसी रिश्तेदार को सौंप दिया जाता है। यदि रिश्तेदार न हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जेल प्रशासन शिशु सदन में भेज देता है। देहरादून की जेल में अभी भी 8 ऐसे मासूम हैं जो अपनी मां के साथ जेल में रहने को मजबूर हैं। 6 वर्ष पूरी होने पर नियम यह है कि वो अपनी मां के साथ नहीं रह सकते हैं। तो साधारणतः मां अपने परिवारजन के पास बच्चे को भेज देती है। जिन मां के पास यह व्यवस्था नहीं हो पाती कि वो अपने उनका कोई परिवारजन लेने आए, तो फिर हम जिला प्रशासन के सहयोग से उनको शिशु निकेतन भेजते हैं। मासूमों को भले ही आज ये ना पता हो कि वो कहाँ है, लेकिन आने वाले कल के लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनका जेल से निकलकर अच्छी शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी पिछली जिंदगी की यादें भुलाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बैथवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब वेटनरी डॉक्टर जंगली जानवरों की भी देखरेख करेंगे और उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए वेटनरी डिपार्टमेंट के साथ हाथ मिलाया है।
माध्यम से बहुत सारे डॉक्टर्स को वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में प्रशिक्षित किया गया है और उनमें से 122 डॉक्टरों की सूची पशुपालन विभाग द्वारा निर्गत की गई है। वो डॉक्टर्स जहां पर भी तैनात हैं वहां मानव वन जीव संघर्ष की किसी भी घटना में आवश्यकता होने पर इस के लिए कार्य करेंगे और इसमें वन विभाग को मदद इससे निश्चित रूप से इससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, क्योंकि हम पे डॉक्टर्स बहुत कम थे और वो उनको ट्रीट नहीं कर पाते थे, तो अब ये तय होने के बाद 122 डॉक्टर्स की व्यवस्था से मैं समझता हूँ एक तो इनको इनके ट्रीटमेंट में हम लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। उत्तरकाशी के पुरोला के नगर पंचायत अध्यक्ष हरि मोहन सिंह नेगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनको पद से हटाए जाने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने शहरी विकास मंत्रालय और डीएम उत्तरकाशी को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। आपको बता दें कि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में 1 अगस्त 2023 को नगर पंचायत अध्यक्ष पुरोला हरि मोहन सिंह नेगी को सरकार ने पद से हटा दिया था। इस आदेश को चेयरमैन द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है और चेयरमैन ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया। जनता हमारी मालिक है, लोकतंत्र है इस देश में। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। अगर किसी जनप्रतिनिधि को जनता बनाने का अधिकार रखती है तो हटाने का अधिकार भी जनता के पास है रहे, ना कि सरकार के किसी पोपट के पास। नैनीताल बलिया नाले का संकट दूर हुआ नहीं, ऐसा ही संकट अब रूसी गांव पर भी छाने लगा है। गांव खतरे की जद में आ गया है। तो करीब 100 करोड़ सीवर ट्रीटमेंट योजना ध्वस्त होने की कगार पर है। नैनीताल के बलिया नाले जैसा संकट रूसी गांव में भी शुरू हो गया है। गांव के नाले से तेजी से भू कटाव हो रहा है तो कई परिवार खतरे की जद में हैं। भूस्खलन से नैनीताल के लिए तैयार हो रहे करीब 100 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ढहने के कगार पर आ गया है। तेजी से मिट्टी गिर रही है तो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का आवासीय क्षेत्र कभी भी नाले में समा सकता है। वहीं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से सौलिया गाँव खतरे में है तो 5 परिवारों को शिफ्ट करना पड़ा है। कोई बात हो जाए तो उस पर तो होते रहेगा, लेकिन सबसे पहले अपने को सुरक्षित स्थानों पर रहना है। जिसके पास अगल बगल में कोई सुरक्षित स्थान है तो उन पर उनको शिफ्ट करवाना है, नहीं तो कोई पंचायत घर, सरकारी भवन, विद्यालय वगैरह में उनमें रहने को कहना है। दरअसल नैनीताल के सीवर का रूसी में ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जा रहा है, जो पहले से ही सवालों के घेरे में है। दलदली जमीन पर करीब 100 करोड़ की योजना आंख बंद कर तैयार कर डाली तो अधिकारी भी यहाँ दौरा कर इस पर खामोश ही रहे। बार बार हमने जिला प्रशासन को इसके लिए अवगत करा दिया गया है। बार बार हमने एसटीपी को यहाँ पर अवगत करा दिया गया है कि गांव के लोग कल रात को अपना घर छोड़ के दूसरे गांव में हम लोग गए हैं, यहाँ के लोग गए हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इस एसटीपी ने यहाँ पर काम शुरू करा, एक जन आंदोलन होगा और यहाँ पर कुछ भी अगर होगा इसकी जिम्मेदारी एसटीपी की होगी, जिला प्रशासन की होगी। यही कह रहे कि पहले हमारे गाँव की सुरक्षा की जाए, आप एसटीपी का काम करते रहिए, हमें इससे मतलब नहीं है। पहले हमारा गाँव बचाइए, जान है तो जान है, पहले लोगों को सुरक्षित कीजिए, उसके बाद आप ये क्या कहते हैं विकासकारी कह रहे हैं। ये विकासकारी नहीं हो रहा है सर, ये विनाशकारी किया जा रहा है। हमारी तरफ से तो विनाशकारी हो रहा है, हमारे लिए तो कोई विकास नहीं हो रहा सर। ये बहरहाल स्थानीय लोग अब इस प्रोजेक्ट पर ही सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि उन भूगर्भीय वैज्ञानिकों पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने ये जमीन बेहतर बताई है। लेकिन कुछ भी हो, अब सरकार का ये 100 करोड़ का सीवर ट्रीटमेंट प्लांट कितने दिन यहाँ रहेगा, कहा नहीं जा सकता। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। कोटद्वार में बने आपदा के हालातों पर कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि बारिश से पहले सरकार ने कोई प्लानिंग नहीं की थी। रानीखेत में महिलाओं को राखी, बैग और आभूषण सहित कई उत्पाद बनाना सिखाया गया, जिससे महिलाओं को रोजगार मिले। सीमा सुरक्षा बल के आईजी अमित कुमार ने पिथौरागढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा का जायजा लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिलकराज बेहड़ ने लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। जोशीमठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को शिफ्ट करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण विभाग
ने भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू की। लोकसभा में राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी को निशाना बनाए जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी में केंद्र सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को निलंबित किए जाने के विरोध में हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। उत्तरकाशी में 15 अगस्त से पहले हर घर तिरंगा फहराने के लिए डाकघर ने भी विशेष व्यवस्था की है। पोस्ट ऑफिस से भी लोगों को तिरंगा मिल सकेगा। काशीपुर में चीमा चौराहे से अंदर को जाने वाली रोड धंस गई है, जिससे बाजपुर जाने के लिए लोगों को लंबा चक्कर काटना पड़ता है। टिहरी में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक के 65वें वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।